हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, 2025 में एंटर कर चुके हैं और अब एग्ज़ाम भी देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हुए काफ़ी समय हो चुके हैं। अब सेकेंड ईयर की बारी है। ध्यान रखिएगा, इस साल आपको एग्जिट एग्ज़ाम भी फेस करना है, सेकेंड ईयर भी निकालना है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी करना है। तो थोड़ा सा इस साल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए, तो आपको पछतावा आगे चलकर नहीं होगा। नहीं तो फिर बहुत बुरे तरीके से आप फंसेंगे अगर सेकेंड ईयर में बैक या ईयर बैक लगा तो बहुत टेंशन होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि यूट्यूब पर हर रोज मॉर्निंग में 10 बजे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस प्रोवाइड करें, जिससे कि जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हैं उनको भी हेल्प मिलता रहे और कुछ तो आशा जगे कि यार कुछ तो पढ़े, ताकि उनके मन में आ जाए तो पूरे तरीके से पूरे सिलेबस को भी वो पढ़ लें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा क्या हो जाइए, अटेंशन कहते हैं ना, सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंजाइना। पिछले क्लास में हमने हाइपरटेंशन पढ़ा और हर एक लेक्चर जो सुबह 10 बजे अपलोड होगा, ध्यान रखिएगा, वो आपके लिए कम से कम 5 नंबर तो रहेगा, है ना। जो भी टॉपिक मैं यूट्यूब पर करवाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा मैं फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपका सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरेपेटिक्स, जिसका चैप्टर नंबर 2 है। 2 को 2 भागों में बांटा गया है। अगर सिलेबस को ध्यान रखा जाए, पीसीआई का सिलेबस को, तो ऑल ओवर इंडिया यही सिलेबस फॉलो होता है। फार्माकोथेरेपेटिक्स मेनली चैप्टर नंबर 2 से ही शुरू होता है। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन है और फार्माकोथेरेपेटिक्स में आपको डिजीज ओरिएंटेड पढ़ना होता है। चैप्टर नंबर 2 को 2 भागों में बांटा गया है। एक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले वाले में 2A को कहा जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के बारे में पढ़ना है। 1 बाय 1 आपको हर एक बीमारी को मैं पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 2 का, ध्यान रखिएगा अगले लगातार दिनों तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाइपरटेंशन मैंने पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद वो भी देख लीजिएगा। फार्माकोथेरेपेटिक्स वीडियो लेक्चर के नाम के प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, फिर आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंजाइना, बीमारी है। फिर दूसरा पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नेक्स्ट डे। फिर पढ़ेंगे हाइपरलिपिडीमिया। फिर पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, जिसे हार्ट फेल्योर भी कहते हैं। फिर हम लोग आस्थमा और सीओपीडी को भी पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। और हर एक बीमारी का क्या पढ़ना है वो भी सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले उसका परिभाषा, डेफिनेशन, उसके बाद ईटियोपैथोजेनेसिस। ईटियोपैथोजेनेसिस की बात करें तो ईटियो मतलब होता है, ईटियोलॉजी मतलब होता है बीमारी का कारण, क्या क्या कारण है जिस वजह से ये बीमारी हो रही है, और पैथोजेनेसिस में एक्चुअल हमारे बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से वो बीमारी हो रही है। ठीक है, चलो वेरी गुड। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि सिम्टम पढ़ना है। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि कोई भी बीमारी है उसे ठीक करने का, उसे मैनेज करने का, उसे कंट्रोल करने का 2 विधि होता है। एक तो फार्माकोलॉजिकल जिसमें आप दवा का उपयोग करेंगे, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसमें आप दवा का नहीं, अलग तरीके से उसे कहेंगे भैया व्यायाम करो, सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दो, है ना, अच्छा खाना खाओ, जिसमें दवा का उपयोग नहीं करेंगे, नॉर्मल उसको सलाह देंगे, तो वो हो जाता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जबकि जिसमें दवा का उपयोग करेंगे वो हो जाता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें आज हम लोग एंजाइना का कवर करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही कहूंगा भैया फिर से कि अगर आप अभी नूनू बाबू सोना जादू टोना की यादों में खोए हुए हैं तो थोड़ा सा मेरे याद में आइए, मेरे को देखिए, मैं देखने में अच्छा भी दिख रहा हूँगा, है ना। बहुत ज़्यादा काम देने वाला हूँ अगले 6 महीने, नहीं तो फिर याद रखिएगा बैक लगेगा तो मेरी याद आएगी या तो परीक्षा के हॉल में याद आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले सभी लोग को बता दें कि भैया सेकेंड ईयर का न्यू बैच 2025 अभी फिलहाल चल रहा है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि 2 लाइव क्लास डेली मिलता है और मैं वहां पर डेली रात के 9:30 से 10:30 पढ़ाता हूं, जिसमें कोलॉजी, थेरेपेटिक्स प्लस बायोकेमिस्ट्री मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, डेली लाइव क्लासेस, सारी चीजें मिल जाएंगी हमारे इस कोर्स में। जिस तरीके से आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वैसे सेकेंड ईयर में भी पढ़िए। और इस कोर्स की प्राइस 1499 की जगह अभी फिलहाल कूपन कोड अवेलेबल है, जिससे 20% ऑफ हो जाएगा, 1199 में आप ले सकते हैं। और अगर आप गाइड से हेल्पफुल हुआ था, जैसे फर्स्ट ईयर की एग्जाम गाइड आपने पढ़ा था, उसी तरीके से सेकेंड ईयर का गाइड भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। फटाफट मंगवाइए और अपना पढ़ाई चालू कर दीजिए और सेकेंड ईयर के झंझट से बचिए। ठीक है, चलो। और एंजाइना कंप्लीट करने के बाद हम एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब एग्जिट एग्जाम भी क्रैक करना है कि नहीं।
चलिए शुरू करें। एंजाइना, तो एंजाइना पेक्टोरिस, इसी को एंजाइना को ही एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो टर्म एंजाइना है, टर्म एंजाइना रेफर्स टू द चेस्ट पेन। टर्म एंजाइना, एंजाइना को सिंपली आप कह सकते हैं चेस्ट पेन, यानी कि छाती में बहुत तेज का दर्द होता है, ब्राउट ऑन बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल। हार्ट मसल मतलब क्या हुआ, जो आपका हार्ट है, हार्ट जानते हैं, दिल के मसल्स को क्या कहते हैं, कार्डियक मसल। पता होगा आपको कि हार्ट में एक स्पेशल प्रकार का मसल होता है जिसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये कार्डियक मसल्स में इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है, यानी कि अगर जो हमारा हृदय का मांसपेशियां हैं, कार्डियक मसल को अगर सही मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो वहां पर सही मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा, और सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपको भी पता है कि कोई भी टिश्यू हमारे बॉडी का बिना ऑक्सीजन के धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है, अवायवीय श्वसन कह सकते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो अपने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ करके एटीपी बनाना शुरू कर लेता है। एटीपी तो बनता है लेकिन उसके साथ साथ एक हानिकारक चीज बनता है, वो है लैक्टिक एसिड, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो एंजाइना होता है चेस्ट पेन। एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, वेरी गुड। अब चेस्ट पेन क्यों हुआ वो समझा रहा हूं। देखो आपका हार्ट मसल है कार्डियक मसल, है ना, हार्ट में कौन सा है, कार्डियक मसल है, और कार्डियक मसल में ब्लड सप्लाई का जाना बहुत जरूरी है। तो आपको पता होगा कि जो आपका हार्ट है उसको भी ब्लड की जरूरत होती है। ऐसा मत सोचिएगा कि हार्ट में ब्लड भरा हुआ है तो हार्ट को कोई अलग से ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं है, वो ब्लड आपके हार्ट के लिए नहीं है, समझ रहे हो, पूरे बॉडी में भेजने का काम करता है। जो आपका हार्ट है, हार्ट को ब्लड सप्लाई के लिए अलग से कोरोनरी आर्टरी, क्या बोल रहा हूं, कोरोनरी आर्टरी होती है, जिससे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के मसल्स तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो किसी कारणवश अगर ये कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, जैसे आपको दिख रहा है यहां पर कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉक आ गया, मान लिया कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, या तो किसी भी कारणवश आगे हम लोग पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गया। मान लो इस पाइप से आपका ब्लड जा रहा था हार्ट के तक, है ना, और ब्लड के माध्यम से भी ऑक्सीजन जाता है, पता है ना, ब्लड के माध्यम से ही तो ऑक्सीजन जाता है। अगर किसी प्रकार से यहां पर आपका क्या हो गया, आपका क्या हो गया, वो रास्ता ब्लॉक हो गया। अगर रास्ता ब्लॉक हो गया तो ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंचेगा, अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका हार्ट मसल्स क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा। और आपको पता है कि कहीं पे भी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो वहां पर दर्द का एहसास होता है। कई बार आप देखते होंगे हैवी एक्सरसाइज या फिर ज़्यादा दौड़ लेने से, ज़्यादा चल लेने से आपके पैर के काफ मसल, पैर के मसल्स में भी दर्द होने लगता है, वही चीज़ें वहां पर भी होती हैं। ऑक्सीजन के अभाव में अगर वहां पर ग्लूकोज टूटना शुरू हुआ तो लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ें एंजाइना में भी होती हैं। एंजाइना यानी चेस्ट पेन, और इनएडिक्वेट यानी कम मात्रा में अगर ब्लड सप्लाई होता है हार्ट मसल तक तो वो आपका एंजाइना कहलाता है। और ये मेनली किस चीज का साइन है, इट इज अ साइन ऑफ, क्या बोल रहा है, इट इज अ साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, पहले तो कोरोनरी आर्टरी अभी मैंने बताया ना, कोरोनरी आर्टरी एक ऐसा ब्लड वेसल है जो कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी से संबंधित किसी प्रकार का कोई बीमारी हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म आ सकता है, कंट्रैक्ट कर जाए, या तो उसमें कुछ जम जाता है, या तो क्लॉट बन जाएगा, तो कुछ भी कारण हो सकता है। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो ये एक जो एंजाइना है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का साइन है, जो कि फ्रीक्वेंटली, है ना, कह रहा है कि एंड इज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज ए टाइटनेस, प्रेशर और स्क्वीजिंग इन द चेस्ट। अगर ये चीज़ें होती हैं तो चेस्ट में पूरा टाइटनेस फील होता है ना, प्रेशर फील होता है, और ऐसा लगता है कि स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना, ऐसा लगता है कोई दिल को निचोड़ रहा है, और दर्द उखड़ते हुए लेफ्ट आर्म की ओर तक फैल जाता है, लेफ्ट शोल्डर तक फैल जाता है, क्योंकि आपका हार्ट कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड मुड़ा हुआ है ना, तो आपका एंजाइना में होता है। मैंने क्या बताया, एंजाइना बेसिकली चेस्ट पेन है, ध्यान रखना। और चेस्ट पेन होता क्यों है, क्योंकि हार्ट मसल को इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होता है, और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई का होने का मेन कारण क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज अलग अलग प्रकार का होता है, ध्यान से समझिएगा, उसको भी समझाएंगे, ठीक है। जैसे आपका देखो ये है कोरोनरी आर्टरी, जो कि आपके ये देखो ब्लड वेसल्स है ना हार्ट के पास, अपना कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी देखो कितना खाली खाली है, तो प्रॉपर ब्लड जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जो दिन ब दिन खाते पीते जा रहे हो, उतना जंक फूड खाते हो, तेल घी मक्खन इतना दबा के खाते हो, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे आपके ये जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें जम जाता है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ, इसमें जम जाता है, देखो इस प्रकार से मैं जूम कर दे रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पर जो है आपका ये जो आपका है ना
प्लेग का फॉर्मेशन कर दिया, एक तरीके से रास्ता को बाधा बना दिया। अगर रास्ता में बाधा हो गया किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो इससे क्या होगा, ब्लड जितना मात्रा में जाना चाहिए था उतना मात्रा में जाएगा नहीं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हार्ट में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं चेस्ट पेन इनिशिएट होगा। समझ रहे हो। तो एंजाइना पेक्टोरिस का मेन रीजन एक क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए, है ना। चलो, कह रहा है क्या, इट इज फील्ड ड्यूरिंग फिजिकल स्ट्रेन एंड रिड्यूसेज आफ्टर रेस्ट। यानी कि जो एंजाइना वाला चेस्ट पेन है ये आपको तब एहसास होगा जब आप किसी प्रकार का कोई फिजिकल स्ट्रेन करेंगे, यानी कोई मेहनत वाला काम करेंगे, कोई भारी सामान उठाएंगे, चलेंगे फिरेंगे, तब जब आप रेस्ट करेंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि जब आप ज़्यादा भागते दौड़ते हैं, फिजिकल मेहनत करते हैं, तो उसमें आपका हार्ट का रेट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपका जो यहाँ पे तो रास्ता जाम है, तो उतना ब्लड जा नहीं पा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हार्ट में वही लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, जिससे कि चेस्ट पेन होता है। फिर कुछ देर के बाद आप रेस्ट करते हैं तो आराम हो जाता है। लेकिन अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन में चला गया, ऑल थ्रू इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस इट कुड बी नोटिस्ड इवन ड्यूरिंग लाइट फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि अगर आपको एंजाइना का भी एक्सट्रीम कंडीशन हो चुका है, ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो आप कुछ हल्का एक्टिविटी भी करेंगे, थोड़ा बहुत चले फिरेंगे भी, तो दिक्कत आने लगेगी। तो समझ जाइए कि फिर वो दिक्कत वाली बात है, कई बार तो रेस्ट में भी आ जाता है ना। कह रहा है समवन एग्जिबिट सिम्टम्स हैज एग्जैक्टली रिस्क हाई रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। कहने का मतलब हुआ कि ये एंजाइना जो आपका केस है ये कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ाता है आपके कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक का। क्योंकि किसी दिन अगर मान लो पूरा ब्लॉक हो गया, किसी दिन पूरा ब्लॉक हो गया तो खेल खत्म, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कुछ देर के बाद हार्ट टिश्यूज डेथ हो जाएंगे, हार्ट बीट करना बंद कर देगा, इंसान मर जाएगा, है ना। तो हार्ट अटैक का एक कारण ये बन सकता है, हाई रिस्क होता है एंजाइना। ठीक है, चलो अब टाइप्स ऑफ एंजाइना देखिए, किस किस वजह से एंजाइना होता है। मैंने क्या बोला, ये देखो कोरोनरी आर्टरी है, नॉर्मल है, जब नॉर्मल है एकदम खाली है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई वगैरह जा रहा है। लेकिन एक टर्म होता है अथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब क्या होता है अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो आपका ये कोरोनरी आर्टरी है उसमें इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, डिपोजिशन मतलब जम गया, कोलेस्ट्रॉल का एक तरीके से प्लेग बन गया, है ना, मतलब गांठ बन गया, एक तरीके से कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। तो जिस वजह से वहाँ पर क्या होगा, जिस वजह से वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, और ब्लड सप्लाई कम, ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कम होगा तो समझ जाओ भैया क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो आपको पता है, मैंने बार बार बताया है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से हार्ट को तो चाहिए ना एनर्जी, तो वो ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ेगा, है ना, कम ऑक्सीजन के में भी तोड़ देगा, जिससे लैक्टिक एसिड बनेगा, और जैसे लैक्टिक एसिड बना जमा, दर्द एहसास हो जाएगा। तो अथेरोस्क्लेरोसिस एक कारण है। अगर इस वजह से एंजाइना हो रहा है, पहली बात तो एंजाइना का मेन कारण क्या है, सीएडी। सीएडी का मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी में डिजीज के कारण हो सकता है ना। तो पहला कारण क्या था, अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी सीएडी का ही एक टाइप हो गया अथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से, जिसको कि स्टेबल एंजाइना कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही वजह से हो रहा है तो स्टेबल, और सबसे ज़्यादा कॉमन एंजाइना यही है, मोस्ट कॉमन इसी वजह से होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो होता है एंजाइना इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब एक कंडीशन ये हो जाता है कि मान लो किसी को अथेरोस्क्लेरोसिस तो है, कोलेस्ट्रॉल का डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन साथ में वहां पर ब्लड क्लॉट बन गया, वहां पर ब्लड क्लॉट बन गया, समझ रहे हो, और थोड़ा बहुत ही रास्ता खाली है, तो इससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गया। क्लॉट बनना मतलब वहाँ पर ब्लड क्लॉट भी बन गया, समझ रहे हो, रक्त का थक्का बन गया, तो आपका ये अनस्टेबल एंजाइना कहला जाएगा। ये उससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन होता है। और एक एंजाइना होता है वेरिएंट एंजाइना, जिसमें आपका कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन कई बार हो जाता है, खुद से ही हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम लोग ऐसी दवा देते हैं जो कि कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर दे। तो समझ रहे हो, कारण से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी दवा उपयोग करना है। यानी हम ऐसा दवा उपयोग करेंगे जो इस प्लेटलेट को क्लॉट ना बनने दे, दूसरा दवा ऐसा उपयोग करेंगे जो ये प्लेटलेट जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है उसको हटा दे, है ना। तीसरा ऐसा दवा उपयोग करेंगे जो कि आपका ये जो अगर स्पाज्म हुआ है तो स्पाज्म खत्म करके उसको डायलेट कर दे, रिलैक्स कर दे, है ना। स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन, इस तरीके से सिकुड़ जाना, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। तो अलग अलग प्रकार का एंजाइना होता है। मैंने क्या बोला, 3 प्रकार अभी पढ़ाया है, स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट। सबसे ज़्यादा कॉमन स्टेबल, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से। वेरी गुड। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ ब्लड क्लॉट भी बन जाए तो अनस्टेबल एंजाइना, वो थोड़ा सीवियर होता है। और उसके साथ अगर कोरोनरी, ये रेस्ट में भी, आदमी जब रेस्ट में भी रहता है ना,
कई बार ऐसा होता है कि उसके कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म आ गया, स्पाज्म होने की वजह से उसको वेरिएंट एंजाइना देखने को मिलता है। ठीक है, तो एंजाइना हमने पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ एंजाइना पढ़ लिया। अब इसके ईटियोलॉजी को जानिए। ईटियोलॉजी यानी कारण। तो अभी आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे, जैसे कि ईटियोलॉजी में क्या पढ़ना है, कारण। ईटियोलॉजी में मेरे भाई बीमारी का कारण है ना, कारण। चलो ठीक है, क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले सीएडी का फुल फॉर्म भी आता है। सीएडी का एग्जाम में फुल फॉर्म आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि मेन जो है आपका हार्ट का मसल को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, कोरोनरी आर्टरी प्रोवाइड करता है। और उसी में अगर बीमारी हो जाए, है ना, उसी में बीमारी देख रहे हो, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, उसी में हो रहा है ना, या तो एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ साथ ब्लड क्लॉट बन जाए, या तो उसमें स्पाज्म हो जाए, तो सब सीएडी के अंतर्गत आएगा, तो जिस वजह से हो सकता है। तो कह रहा है मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो यही है, सीएडी है, जो कि प्लेक यानी कि फैटी डिपॉजिट। प्लेक मतलब होता है क्या, कि वो जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो फैटी डिपॉजिट हुआ, यानी कोलेस्ट्रॉल का जो डिपोजिशन हुआ है ना, बिल्ड अप्स इन द आर्टरी, जो आपके आर्टरी में बन गया है, मेकिंग देम नैरो, उसको नैरो बनाता है। नैरो मतलब हुआ सकड़ा, जो इतना जगह था उसमें और सकड़ा जगह हो गया। एंड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, जिससे कि ब्लड फ्लो कम होगा, और ब्लड फ्लो कम होगा तो जाहिर सी बात है ब्लड के माध्यम, ब्लड में ही तो आरबीसी होता है, और आप पढ़े होंगे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन का कैरियर है ना, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। सोचो अगर ब्लड ही कम पहुंचेगा तो वहां हीमोग्लोबिन भी कम जा रहा है, अगर हीमोग्लोबिन कम जा रहा है तो ऑक्सीजन भी कम जा रहा है। समझ रहे हो, वेरी गुड। अब है स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। क्या होता है स्पाज्म, कॉन्ट्रैक्शन। अगर कोरोनरी आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाए तो समटाइम्स आर्टरीज टेम्पररीली टाइटन, स्पाज्म टेम्पररीली, हर समय के लिए नहीं, ये रिवर्जिबल होता है। अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो रिलैक्स भी हो जाएगा, दवा वगैरह देंगे तो, है ना। इसमें क्या होता है कि कई बार टेम्पररीली जो आपका कोरोनरी आर्टरी है उसमें स्पाज्म हो जाता है, टाइट हो जाता है, चिपक जाता है ना, जिससे कि ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर कोई प्लेक का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्लेक मतलब वही फैटी डिपोजिशन जो डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब है कई बार होता है इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन। मान लो हार्ट आप बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत कर रहे हो, ठीक है, पहले से आपका कोलेस्ट्रॉल हल्का वगैरह जमा हुआ है, वो सबका धीरे धीरे होता ही है ना। जब ज़्यादा होने लगता है तो एहसास होता है, जिस हिसाब से हमारा लाइफ स्टाइल है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा काम करोगे, तो आपका दिल बहुत ज़्यादा धक धक करेगा, और जितना ज़्यादा काम कर रहा है उसको उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, है ना। ऑक्सीजन अगर चाहिए तो इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, और आपको सही से ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई वहाँ मिल नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है फिर वही होगा कि अगर आप सही से ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करेंगे और वहाँ ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया तो जाहिर सी बात है वहाँ एंजाइना काउज हो जाएगा, यानी कि वहाँ चेस्ट पेन उठ जाएगा। तो सिचुएशंस लाइक एक्सरसाइज, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, या फिर कोल्ड वेदर में ऐसा होता है, ठंडी मौसम में ऐसा होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके आर्टरी अगर नैरो है तो उसको नहीं मिल पाएगा, तो वो एंजाइना काउज करेगा। चलो, ईटियोलॉजी हो गया। और भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। अगर किसी को ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, है ना, तो किसी को अगर बहुत ज़्यादा एनीमिया है, सीवियर एनीमिया। एनीमिया क्या होता है सर, एनीमिया मतलब होता है मेरे भाई लो रेड ब्लड सेल, यानी कि अगर उसमें आरबीसी की मात्रा कम है तो उसको एनीमिया कहते हैं। किसी में ब्लड की कमी, सिंपली खून की कमी को एनीमिया, खून में भी किसका, आरबीसी की कमी। सोच लो कि अगर आरबीसी का ही कमी हो जाएगा किसी को, समझो बात को, अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो उसको सही से ऑक्सीजन कौन देगा, क्योंकि आरबीसी ही तो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। अभी तो सर बोले आप हीमोग्लोबिन, अरे मेरे भाई आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है। और किसी को एनीमिया हो गया, हीमोग्लोबिन मतलब कि आरबीसी कम हो गया, आरबीसी कम यानी कि हीमोग्लोबिन भी कम, जिससे ऑक्सीजन सही से नहीं सप्लाई होगा, रिड्यूसेज ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई घट जाएगा, फिर वही बात होगी। यानी कि किसी कारण, बस कारण चाहे कुछ भी हो सकता है, आपको बहुत सारे कारण मैंने बता दिया। अगर किसी को आपका ब्लड सप्लाई कम हुआ तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और उस वजह से वहां पर दर्द उठ जाएगा, पता है ना। चलो, अगर थिक एंड हार्ट मसल्स, कई बार ऐसा हो जाता है कि हार्ट मसल बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, आपका हार्ट का मसल ज़्यादा मोटा हो गया, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमेथी इसको कहते हैं कंडीशन, जिससे कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। अलग अलग कारण आपको दिखाया गया है यहाँ पर, वही चीज़ें हैं। देखो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी प्लेक बिल्ड हो गया है, देखो, है ना, एंजाइना में ये चीज़ें प्लेक बिल्ड हो जाती हैं, जिससे कि दिक्कत होती हैं। और हार्ट अटैक में क्या होगा, हार्ट एंजाइना के बाद ही धीरे धीरे हार्ट अटैक की ओर जाता है। इसीलिए तो बोला एंजाइना का पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि किसी दिन अगर मान लो ये प्लेक है और ये प्लेक में यहाँ रप्चर हुआ किसी तरीके से, और ब्लड वेसल भी रप्चर हुआ, तो वहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉट। अगर ब्लड क्लॉट बना और पूरे तरीके से रास्ता ब्लॉक हो गया, पूरे तरीके से रास्ता ब्लॉक हो गया, और ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई पूरे तरीके से बंद हुआ, हार्ट टिश्यू धीरे धीरे मर जाएगा, खेल खत्म।
है ना, हार्ट अटैक एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके पैथोफिजियोलॉजी, मैंने बोला है कि थेरेपेटिक्स में हर एक बीमारी पे अगर क्वेश्चन आता है तो पैथोफिजियोलॉजी जरूर बनाइए। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 से 2.5 नंबर सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी का चार्ट देख करके एग्जामिनर नंबर दे देता है। और आप लोग को लगता होगा बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ईजी है। मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले ऊपर में लिखिए कारण, किस वजह से हो सकता है ना, किस किस वजह से। तो सबसे पहला कारण, अलग अलग कारण हो सकता है। ठीक है, पहला कारण तो एथेरोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब हमने बताया धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन, धीरे धीरे जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें धीरे धीरे जमा हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। एक ही दिन में ऐसा होता है नहीं, सालों साल आप खाते हैं लिपिड वगैरह बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो वहाँ पर जाकर जमा हो जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, या तो आर्ट्रियल स्पाज्म, आर्ट्रियल स्पाज्म यानी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें इस तरीके से स्पाज्म हो जाए, उसमें इस तरीके से स्पाज्म हो जाए, देखो ये इस तरीके से संकुचन हो जाए वहां पर, इस वजह से हो सकता है। या तो किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन भी है, साथ ही साथ प्लेक स्प्लिट यानी कि जो उसमें प्लेक बना हुआ है वो टूट जाए, जिस वजह से थ्रोम्बस बन जाए और पूरे तरीके से ब्लॉक होगा तब तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा, लेकिन पूरे तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ है तो वो भी आपका कंडीशन। ये सब की वजह से क्या होगा, ओवरऑल पेशेंट को इस्चीमिया होगा। इस्चीमिया मतलब क्या होता है, लो ब्लड सप्लाई, लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल, लो ब्लड, है ना, लो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, टू द हार्ट मसल्स यानी हार्ट के मसल तक अगर जो ब्लड सप्लाई की मात्रा कम हो जाएगी तो वो इस्चीमिया कहलाता है। ध्यान रखना, कारण कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्ट्रियल स्पाज्म, या तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाए, थ्रोम्बस भी बन जाए तो आपका क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया यानी क्या हुआ, ब्लड सप्लाई कम पहुंचना। अगर कम ब्लड सप्लाई हुआ तो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, O2 कम हो जाएगा, और O2 कम होगा तो आपको भी पता है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई, अगर जो ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ तो जाहिर सी बात है एंजाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंजाइना काउज करेगा, एंजाइना यानी कि चेस्ट पेन होगा। और वहां पर अगर जो थ्रोम्बोसिस हो गया, थ्रोम्बोसिस, यहां पर थ्रोम्बोसिस लिख दो, थ्रोम्बोसिस हो गया यानी कि थ्रोम्बस का भी फॉर्मेशन हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से तो हुआ, तब तो एंजाइना हुआ, स्टेबल एंजाइना। लेकिन अगर जो वहां पर साथ में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस की जगह पर, उसके साथ साथ, तो अनस्टेबल एंजाइना हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी यही था। ठीक है, तो ये चीजें आप समझें। अब 1 बाय 1 समझिए क्या क्या हो सकता है जो आपका ब्लड फ्लो के कारण, यानी कि लो कॉजेज ऑफ ब्लड फ्लो प्रॉब्लम्स, यानी कि किस किस कारणवश ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है। पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि कई बार बता चुका हूं कि आपका अगर जो कोरोनरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन हो जाए, फैट जमा हो जाए, तो उस कंडीशन को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो फैट बिल्ड अप्स इन द आर्टरीज ओवर टाइम, एक दिन में होता है नहीं, लंबे समय तक धीरे धीरे जो आप खाते हैं वो फैट वहां पर बिल्डअप होता है और धीरे धीरे वहां पर कॉजिंग ग्रेजुअल ब्लॉकेज, ग्रेजुअल मतलब होता है धीरे धीरे ब्लॉकेज काउज करता है, ब्लॉक कर देता है। या तो आर्टरियल स्पाज्म की वजह से हो जाए, यानी कि सडन, अचानक, टेम्पररीली आपका आर्टरी नैरो हो जाए, सकड़ा हो जाए बीच में, तो इस वजह से भी आपका दिक्कत होता है। ये रिवर्जिबल होता है, वापस ठीक हो सकता है। या तो उसमें जो प्लेक बना, जो आपका इस तरीके से प्लेक बना है, डिपोजिशन हुआ है, वो रप्चर कर जाए, जिस वजह से थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए। थ्रोम्बस यानी क्लॉट, थ्रोम्बस यानी कि ब्लड क्लॉट जो कि आपके बॉडी के अंदर बन जाए तो उसको थ्रोम्बस कहते हैं। ये दोनों चीज बन जाए तो जिस वजह से बहुत ज्यादा कारण हो सकता है। तो कह रहा है फैटी प्लेक्स अगर जो रप्चर कर देगा आर्टरी को मान लो, तो उस वजह से आपका क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होगा, जो कि यूजुअली इरिवर्जिबल ब्लॉकेज, यानी एक बार अगर ब्लॉकेज हो गया तो वो फिर सही से जल्दी से नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इस्चीमिया होगा। और इस्चीमिया हमने बताया all these factors leads to ischemia which is a lack of blood supply to the heart, यानी कि ये सारे कारण की वजह से इस्चीमिया ही होगा ओवरऑल। इस्चीमिया कहने का मतलब हुआ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड सप्लाई जो हार्ट मसल्स तक जाना था उसकी कमी हो जाएगी, ब्लड नहीं जाएगा। तो अब आप खुद बताइए इस्चीमिया के बाद क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जाएगा। तो ये बोल रहा है इस्चीमिया काउजेज हाइपोक्सिया, इस्चीमिया अगर हुआ तो उसके वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, मीनिंग हार्ट मसल्स डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, यानी हार्ट का मसल को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगा, तब फाइनली एंजाइना हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो गया, यदि ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो गया तो होगा एंजाइना, चेस्ट पेन ड्यू टू टेम्परेरी ब्लड फ्लो इश्यूज, किसी वजह से ब्लड फ्लो में इशू आया है। ठीक है,
और यदि उसके साथ साथ ब्लड क्लॉट थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाए, पहले तो एथेरोस्क्लेरोसिस है ही, उसके साथ साथ अगर थ्रोम्बस भी बन जाए तो समझ जाना कि वो अनस्टेबल एंजाइना है, जो कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर और डेंजरस कंडीशन हो सकता है। और अगर क्लॉट बनते हुए पूरे तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर दिया तो हार्ट अटैक का भी केस बन सकता है। ठीक है, चलो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो चेस्ट पेन का फील होगा, आपको दिल में दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और चेस्ट पेन के साथ साथ लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर तरफ भी दर्द आ जाएगा, पूरा हाथ वगैरह में भी दर्द धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगा। डिस्कम्फर्ट होगा, यानी कि अब कंफर्टेबल मतलब होता है आरामदायक। जब आपको छाती में दर्द होगा तो आपको कभी भी कंफर्टेबल लगेगा नहीं, डिस्कम्फर्ट होगा, यानी कि आपको आराम नहीं महसूस होगा। स्ट्रेस, तनाव, आपको क्या कहते हैं आएंगे, स्क्वीजिंग, ऐसा लगेगा छाती में कोई कुछ निचोड़ रहा है एकदम से। बर्निंग ऑफ शोल्डर पेन, देखो शोल्डर में, कंधों में दर्द वगैरह आएंगे। ब्रीथलेसनेस, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होंगी। रफेज स्वेटिंग, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह होंगी, पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा आएगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अब पढ़ते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि बिना दवा के क्या सलाह दे सकते हैं भैया पेशेंट को। सबसे पहले क्वाइट स्मोकिंग, यानी कि स्मोकिंग छोड़ो, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है कि नहीं, है ना, सुट्टा मारना छोड़ो। कंट्रोल वेट, वेट कंट्रोल करो, कोई ज़्यादा वेट है, ओवरवेट पर्सन को हाइपरटेंशन का बीमारी, एंजाइना, मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकता है, कारण हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ता है ना, समझ, सिंपल सी बात है। तो वेट को कंट्रोल करो। लोअर डाउन द कोलेस्ट्रॉल लेवल, कहीं ना कहीं एक कारण कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से हो रहा है एंजाइना, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करो। ईट मोर फाइबर्स, फाइबर फ्रूट ज़्यादा खाओ, यानी कि हरी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, चना, जो ऑरेंज जिसमें फाइबर्स होते हैं वैसे खाना खाओ, वैसे चीज़ें खाओ। मेडिटेट करो, रिलैक्स रहो, अवॉइड स्ट्रेस, तनाव मत लो, तनाव मत लो। हैवी, अवॉइड हैवी मिल्स, ज़्यादा भारी खाना खाना से रुको, चिकन मटन खाने से बचो, हल्का खाना खाओ जो कि इजीली डाइजेस्ट हो। रेगुलर चेकअप करवाते रहिए। ठीक है, अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, तो बहुत पॉपुलर दवा है नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, जो कि आपका, देखो मैं पहले एकदम सीक्वेंस में बताता हूँ। नाइट्रेट्स का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है एंजाइना के पेन को रिलीफ करने के लिए। अगर किसी को अचानक से चेस्ट पेन हुआ तो इस कंडीशन में एक सबलिंगुअल टैबलेट आती है नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि जीभ के नीचे कुछ इस प्रकार से रखा जाता है, कुछ इस प्रकार से रखा जाता है, और कुछ देर में आपको चेस्ट पेन रिलीज हो जाता है। चेस्ट पेन क्या कहते हैं, रिलीफ मिल जाता है चेस्ट पेन से। कैसे करता है समझिए बात को। नाइट्रोग्लिसरीन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सबलिंगुअल स्प्रे, ये सबलिंगुअल स्प्रे के भी फॉर्म में आता है, या तो टैबलेट, यानी कि स्प्रे, यानी कि वहां पे ऐसे ऐसे मार लेंगे स्प्रे। रेपिडली रिलीफ एंजाइनल पेन एज इट ओपन्स द कोरोनरी आर्टरी, समझ रहे हो, जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है उसको कहीं ना कहीं ये ओपन कर देता है। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करता है, फास्ट एब्जॉर्बिंग है, तुरंत से यहाँ पे खाएं, तुरंत से एब्जॉर्ब हुआ, और वो कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हुआ है, समझ रहे हो, उस ब्लॉकेज को कहीं ना कहीं ओपन करेगा। अगर ब्लॉकेज को ओपन करेगा तो ऑक्सीजन सप्लाई खुद ब खुद ज़्यादा जाएगा, और अगर ऑक्सीजन सप्लाई सही से हुआ, ब्लड सप्लाई सही से हुआ, तो जो कारण था वो एंजाइना वाला, वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक हो जाएगा, है ना। तो नाइट्रोग्लिसरीन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बताओ भैया एंजाइना यानी चेस्ट पेन के लिए इमरजेंसी रिलीफ में तुरंत रैपिडली रिलीफ के लिए कौन सा उपयोग होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि सबलिंगुअल फॉर्म में आता है। ठीक है, सबलिंगुअल यूज़ करते हैं, सबलिंगुअल मतलब जीभ के नीचे। फिर दूसरा दवा यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स कोलोजी में आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन में अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ भैया कौन सा ड्रग बीटा ब्लॉकर है, या बीटा ब्लॉकर क्या करता है। तो ध्यान रखना, बीटा ब्लॉकर ऐसी दवाएं हैं जो कि आपके हार्ट रेट को कम करता है, स्लोइंग द हार्ट रेट। दीज एजेंट्स एक्ट बाय डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कम करता है। कैसे, क्योंकि ये जो आपका हार्ट रेट है ना, धक 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 जो होता है उसको कम कर देगा। अगर हार्ट बीट का रेट कम कर देगा मान लिया जाए, तो ऑक्सीजन जो आपका डिमांड है हार्ट का वो कम हो जाएगा, है कि नहीं। हार्ट कम धड़केगा तो आपका ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाएगा, और एक तो पहले से सही से आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तो हार्ट पर ओवरऑल वर्कलोड कम करेगा। तो क्या कह रहा है, ये ओवरऑल हार्ट के रेट को कम करेगा, जिससे हार्ट पर डिक्रीज होगा लोड, वर्कलोड कम से कम आएगा, और प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर भी कम होगा, जिस वजह से आपको चेस्ट पेन से रिलीफ मिलेगी। इसमें आपका आ जाता है एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल। देखना लास्ट में जिसमें भी लोल लगा रहे समझ जाओ बीटा ब्लॉकर है, चाहे जिसमें भी प्रोपेनोलोल, जिसमें भी लोल लगा रहे, ऐसे याद रख सकते हो। बेटा सब जो होता है ना बकलोलवा होता है, बेटा सब, बीटा मतलब बेटा, है ना, बेटा सब क्या होता है, बकलोलवा होता है, बेटा सब बकलोलवा होता है, बकलोलवा मतलब लोल, लॉल, एटिनोलॉल, मीटोप्रोलोल, ये सब हैं। ठीक है, फिर आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कैल्शियम एंटागोनिस्ट कहलाते हैं, ये भी आपके हेल्पफुल होते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म को रिलैक्स करता है, यानी कोरोनरी आर्टरी को रिलैक्स करता है, जो स्पाज्म हो गया था उसको रिलैक्स करने का काम करता है। इसमें बहुत पॉपुलर दवा है एम्लोडिपिन।
देखना, एक होता है निफेडिपिन, तो जिसमें भी डिपिन लगा रहे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अक्सर एग्जाम में एम्लोडिपिन से सवाल आते हैं, तो ध्यान रखना, इसका ट्रिक ये बनाया है मैंने कि आपका जो ये पिन है, पिन कब लगाएंगे, आज या कल। साड़ी में पिन लगाते हो ना भाई, माना कि तुम्हारे पास कोई है नहीं जिसको तुम साड़ी पहनाओ, यानी कि माना आपके पास कोई है नहीं जिसको आप साड़ी पहनाएं, लेकिन भविष्य में तो आप पहनाएंगे, हमारी भी स्थिति वही है। तो पिन कब लगाइएगा, आज या कल, यानी कि पिन कल लगाएंगे, यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जिसमें भी लास्ट में पिन रहे, निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, ध्यान रखना, तो वो सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। बाकी ये सब भी कुछ होता है, जैसे वेरापेमिल हो गया, डिलीटेजेम हो गया, ये सब उतना पूछा नहीं जाता है, एम्लोडिपिन वगैरह हो गया, ठीक है। फिर है एंटी प्लेटलेट ड्रग। अब क्या होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग, तो आपको पता चल रहा होगा एंटी प्लेटलेट, जिसमें प्लेटलेट ज़्यादा उसका खून गाढ़ा हो जाता है, तो ये ब्लड थिनर होता है एक्चुअली, जो कि खून को पतला करता है। दीज आर ब्लड थिनर्स दैट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड दस प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज। कहने का मतलब है कि जो एंटी प्लेटलेट ड्रग है ये ब्लड थिनर होते हैं, कैसे, ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन को नहीं होने देता है, ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा, जिससे कि आपके आर्टरी के ब्लॉकेज को बचाएगा। यानी कि जो आपका आर्टरी है, मान लो कि आपका ये आर्टरी है, वहां पर एंटी प्लेटलेट ड्रग दे देंगे तो वो क्लॉट बनने ही नहीं देगा, समझ रहे हो, प्लेटलेट को अपना एक्शन ही शो नहीं करने देगा, जिससे कि आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था वो नहीं होगा, रुकावट नहीं होगा। एंटी प्लेटलेट ड्रग कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज रिस्क ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्लॉट इंड्यूस्ड हार्ट अटैक। अगर किसी को क्लॉट की वजह से हार्ट रेट अटैक आ रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको एंटी प्लेटलेट ड्रग दे सकते हैं, जो कि आपको हेल्पफुल होता है। काफ़ी यूजफुल दवा है एस्पिरिन, जो कि एंटी प्लेटलेट ड्रग के तौर पर यूज होता है। बाकी क्लोपिडोग्रिल भी इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर एस्पिरिन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया, अब क्वेश्चन कराऊंगा, उससे पहले आप समझो। मैंने बताया एंजाइना क्या होता है, ठीक है, एंजाइना किस वजह से होता है, टाइप्स ऑफ एंजाइना, इटियोलॉजी कारण, और पैथोफिजियोलॉजी, और उसके पास उसको एक्सप्लेन किया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। चलो अब एमसीक्यू करके बताइए, आपके स्क्रीन पर सवाल है, अब आप जवाब दीजिए। पहला सवाल है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एंजाइना। एंजाइना का प्राइमरी कारण क्या है, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ नहीं है। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है हार्ट तक, यस, मेन कारण यही है ना। देखो अच्छे से पढ़ेंगे तो एमसीक्यूज भी बनेगा, एग्जिट एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं जो लाइव क्लासेस करा रहा हूँ, हमारे टीचर्स जो भी करवा रहे हैं ऐप पर, है ना, सब कोई का टारगेट, हम लोग का पढ़ाने का तरीका पता है क्या है, हम लोग आपके पूरे चैप्टर को पढ़ाते हैं, उसके बाद उसके एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज में बोर्ड ओरिएंटेड, जो आपके बोर्ड से रिलेटेड पूरा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा इंपॉर्टेंट उस चैप्टर का डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाते हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, समझ रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल होता है वो। फिर तो प्राइमरी कारण क्या है एंजाइना का, जो कि ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से होता है। चलो ठीक है। विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द इमीडिएट रिलीफ ऑफ एंजाइना सिम्टम। अगर किसी को एंजाइना सिम्टम, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है तो इमीडिएटली रिलीफ करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करेंगे, एस्पिरिन, नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर्स, स्टेटिन। तो आप तो कहेंगे सर बीटा ब्लॉकर का भी उपयोग होता है एंजाइना में, आप पढ़ाएं, नाइट्रोग्लिसरीन का भी होता है, एस्पिरिन का भी होता है। तो मेरे भाई इमीडिएटली बोल रहा है, तुरंत से रिलीफ कौन करेगा, तो आपका नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि सबलिंगुअल टैबलेट है, जीभ के नीचे रखते हैं, और ये कोरोनरी आर्टरी को खोल देता है और आराम से वहाँ पर ब्लॉकेज को ख़त्म करता है और आराम से तुरंत से रिलीफ मिलती है, ठीक है। चलो फिर है, विच टाइप ऑफ एंजाइना ऑकर्स ड्यूरिंग द रेस्ट एंड इज कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइना है यहाँ पर टाइप में, जो कि आपके कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म की वजह से होता है, ध्यान रखना। स्टेबल एंजाइना तो अथेरोस्क्लेरोसिस है ना, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से हो रहा था। अनस्टेबल, थ्रोम्बस भी फॉर्म हो रहा था। पेरिंजेमेटल, जिसको कि वेरिएंट एंजाइना कहते हैं, इसी को वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं, ध्यान से रखना, वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं, जो कि पेरिंजेमेटल एंजाइना भी कहलाता है। ये स्पाज्म की वजह से होता है। देखो ये जो देखिए, अगर जो मैंने पढ़ाया था ये वाला जो आपको पढ़ाया था एंजाइना, इसमें मैंने बताया था वेरिएंट एंजाइना, इसी को पेरिंजेमेटल एंजाइना भी कहते हैं, जो कि कोरोनरी आर्टरी के स्पाज्म की वजह से होता है, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ एंजाइना। एंजाइना का मेन सिम्टम क्या होगा, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट,
चेस्ट में दर्द और डिस्कम्फर्ट होगा, स्वेलिंग इन द लेग्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, परजिस्टेंट कफ। तो भैया कफ का तो कोई बात ही नहीं है, यूरिनेशन की भी कोई बात नहीं है, स्वेलिंग इन लेग्स नहीं। चेस्ट पेन मेनली होता है आपका एंजाइना में। वेरी गुड। फिर है व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ एंजाइना, एंजाइना के पैथोफिजियोलॉजिकल कारण को बताइए। तो क्या बोल रहा है, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड एंड रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। यानी कि ऑक्सीजन डिमांड एक तो बढ़ जाता है, आप फिजिकल मेहनत करते हैं, और ऑक्सीजन सप्लाई घट चुका है। तो पहला ही ऑप्शन सही है कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा दिए हैं आप काम कर करके, फिजिकल मेहनत कर करके, और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ जाम हो गया है। तो पहला ही कारण आपका सही है। बाकी और सारे ऑप्शंस भी जो पढ़ लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाल्व डिसफंक्शन नहीं जी। इंक्रीज हार्ट मसल मास, ऐसा कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट है विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन द एंजाइना, एंजाइना में मोस्ट कॉमनली कौन सा आर्टरी अफेक्टेड होता है बताओ। पल्मोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या ऑर्टा। तो जो हार्ट मसल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, वही ना। तो कौन सा था, कोरोनरी आर्टरी। तो एंजाइना में जो मोस्टली इफेक्टेड होता है वो कोरोनरी आर्टरी होता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एंजाइना, इसमें से कौन सा एंजाइना का टाइप नहीं है। स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, पेरिंजिमेटल जिसको वेरिएंट कहते हैं ये भी होता है, लेकिन कंजेनाइटल एंजाइना ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज इस्चीमिया, इस्चीमिया क्या होता है। तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, है ना, हार्ट मसल्स तक अगर या फिर कोई टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई की कमी होती है तो वो इस्चीमिया कहलाता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल्स नहीं, इन्फ्लामेशन से रिलेटेड नहीं है। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू टिश्यूज, यस, अगर टिश्यूज तक ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है तो वो इस्चीमिया कहलाएगा। फिर है बीटा ब्लॉकर्स हेल्प इन एंजाइना बाय, एंजाइना में जो आपका बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं दवा, तो याद करो ये क्या करता है। तो बीटा ब्लॉकर मैंने क्या बोला, हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है, जिससे कि ओवरऑल ऑक्सीजन डिमांड कम होती है ना, ऑक्सीजन डिमांड कम होती है, और ऑक्सीजन डिमांड कम होगा तो आपको पता है कम ऑक्सीजन जा रहा है तो कहीं ना कहीं हार्ट में रिलीफ मिलेगा। तो क्या करता है ये, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है नहीं, ब्लड प्रेशर को भी घटाने का काम करता है। रिड्यूसिंग हार्ट रेट, हार्ट रेट को कम करता है और ऑक्सीजन डिमांड को भी कम करता है, जिस वजह से आपको एंजाइना में हेल्पफुल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है विच टाइप ऑफ एंजाइना इज मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन एंजाइना कौन सा है। स्टेबल, अनस्टेबल, पेरिंजिमेटल, सेलिएंट, बताइए। तो मैंने बताया था ना स्टेबल एंजाइना सबसे ज़्यादा कॉमन। वेरी गुड। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लेक्चर देखें और आपको अच्छा लगा हो, लास्ट तक टिके हैं, तो आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं उस कमेंट के बिहाफ पर ही आपके इस सीरीज को कंप्लीट कर पाऊंगा। तो आप कमेंट में जरूर कुछ अच्छा लिख कर जाइए। अगर अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो तो वो भी लिख सकते हैं, और कुछ सुधार करना हो तो वो भी बता सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा सुधार किया जाए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। बाकी लाइव तो है नहीं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो थोड़ा इंटरेक्शन उतना हो नहीं पाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास दिन में समय नहीं है, मैं कॉलेज वगैरह जाता हूँ, अपने काम पर जाता हूँ, अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देने का सोचा। बाकी आप लोग अगर मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो न्यू बैच सेकेंड ईयर का जो चल रहा है इसमें आप ज्वाइन कर जाइए, जिसमें कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे पूरे सिलेबस का, प्लस डेली लाइव क्लासेस, 2 लाइव क्लासेस डेली मिलती हैं, 8 से 9, दूसरा 9:30 से 10:30, और 9:30 से 10:30 वाला क्लास मैं लेता हूं, जिसमें कोलोजी, थेरेपेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री खुद पढ़ा रहा हूं, घर जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगता है उसको मैं करवा रहा हूं, और अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसी बैच में आपका पूरा पढ़ाऊंगा। फिर 1 अप्रैल से रिवीजन भी शुरू कराऊंगा, टॉप 20 क्वेश्चन भी इसी बैच में कराऊंगा। ऐसा कुछ यूट्यूब पर नहीं होने वाला है, तो अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए। ई बुक, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे अच्छी बात यही है ना कि एग्जिट एग्जाम भी आप यहीं पे तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ जैसे मैंने टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यूज कराया ना, वैसे एग्जाम में क्लास में भी आपको करवाता हूँ, ठीक है। और 1499 का प्राइस 1199 में पड़ जाएगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई कर लेंगे ऐप पर उपस्थित तब। और अगर बुक मंगवाना चाहते हैं तो बुक भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना है, एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाने के बाद फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकेंड ईयर का कोर्स, आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर का गाइड, सेकेंड ईयर का गाइड, जिसमें आप इंटरेस्टेड है। मान लिया सेकेंड ईयर का कोर्स परचेज करना है, इसे बाय कर सकते हैं। और बाय करने में अगर किसी प्रकार का समस्या होता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम कंप्लीटली हेल्प करेगी, और किसी प्रकार का कोई समस्या हुआ तो आपको पूरे तरीके से मदद किया जाएगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच इतने समय देने के लिए, अपने जीवन का इतना टाइम देने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। और कैसा लगा लेक्चर, एट द एंड मैं फिर से कहूँगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ओवरऑल अगर आपके पास कोई कुछ भी डाउट हो या फिर मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, तो मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम ID है, आप वहाँ पर आ सकते हैं। मोर देन 8000 स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जो कि मैं वहाँ रेगुलर फार्मा अपडेट्स वगैरह देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।